वेलकम टू सालार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से 1947 से लेकर 1972 तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। इस दौरान हमने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में देखा और फिर 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। आगे चलकर 1970 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस के बाद वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी की सूरत में सामने आती है और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो अवामी लीग थी वो मेजॉरिटी पार्टी की सूरत में सामने आती है। अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिनको हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंसेस की वजह से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है और वो ख़ुद को बांग्लादेश डिक्लेयर कर देते हैं। अब वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी पार्टी की सूरत में बाकी रह जाती है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और फिर 1972 के अंदर गवर्नमेंट का अपोजिशन पार्टीज़ के साथ एक आइनी मुआहदा जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड बोलते हैं वो साइन होता है। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया इससे पहले सेशन के अंदर। और इस मुआहदे के तहत 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके बनता है। अब इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब तक राउंड अबाउट 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब हम पहले इन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे 3 या 4 सेशंस के अंदर और फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की करंट शेप क्या है। आज के सेशन के अंदर हम पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहली 4 अमेंडमेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट इसलिए हुई कि 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो जाता है। 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनते दौरान जो वेस्ट पाकिस्तान था यानी कि इस्लामाबाद ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। तो लिहाजा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स थे उनमें ईस्ट पाकिस्तान के रेफरेंसेस मौजूद थे। फिर फरवरी 1974 के अंदर OIC का दूसरा इजलास होने जा रहा था जिसमें जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी जैसे कि सऊदी अरेबिया, लीबिया, इनका ये मौक़िफ़ था कि जो बांग्लादेश है उसकी रिप्रेजेंटेशन लाजमी है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर एक मास पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स वहाँ पे रहती है, तो बांग्लादेश को तो लाजमी OIC के अंदर शामिल होना चाहिए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने क्योंकि रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था, वो पहले इंटीग्रल पार्ट था पाकिस्तान का, तो लिहाजा जब तक पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज बांग्लादेश तो तब तक वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं रख सकता। तो लिहाजा जो लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी थे उस वक़्त, उन्होंने और शाह फैसल जो थे सऊदी अरेबिया के, इन्होंने मिलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि आप बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ कर ले। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो अपोजिशन पार्टीज़ थी इनके साथ एक मीटिंग की, एक एग्रीमेंट किया और उसके तहत ईस्ट पाकिस्तान को एज़ बांग्लादेश एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज़ कर लिया। और उसके बाद ज़रूरत इस बात की पेश आई कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर से ईस्ट पाकिस्तान के रेफरेंसेस को ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा आर्टिकल 1, 8, 17, 61, 260, 272 वगैरह अमेंड किए गए और इनके अंदर से ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी रेफरेंसेस थे उनको रिमूव कर दिया गया। इस तरह से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं उनको रिडिफाइन कर दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस होंगे और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो इसमें शामिल होंगे। 4 प्रोविंसेस में NWFP जिसको हम आज KPK के नाम से जानते हैं, दूसरा पंजाब होगा, तीसरा सिंध और फिर बलूचिस्तान शामिल होंगे पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, और साथ में फाटा जिसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ बोलते हैं। और ICT जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये पाकिस्तान का कैपिटल होगा।
इस अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई। और साथ ही इस अमेंडमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उनके ऊपर बैन लगाने के लिए हुकूमत को इख्तियारात दे दिए गए। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए ख़तरा बन सकती है, तो गवर्नमेंट उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बैन लगा सकती है। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके लिए एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी डिवाइस किया गया। अब ये क्या था सिस्टम कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं से उसको फंडिंग होती है या फंड राइजिंग होती है पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएगी कि पॉलिटिकल पार्टी को उसके ख़र्चे चलाने के लिए जो इनकम आ रही है, जो फंडिंग आ रही है, वो कहाँ से आएगी। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी की अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम डिज़ाइन किया गया। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया कि वो उनके ऊपर बैन लगा सकती है। और फिर साथ ही साथ जो मेन अमेंडमेंट का जो पर्पस था, डेट वाज दी टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री। तो बांग्लादेश के जो रेफरेंसेस थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको रिमूव किया गया। अब आते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड अमेंडमेंट के ऊपर। सेकंड अमेंडमेंट के अंदर अहमदिया कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। 1974 के अंदर अहमदिया कम्युनिटी ने इस्लामी जमीयत तलबा के 160 लोगों पे हमला किया और इसमें से 30 लोगों को ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद इस्लामी जो जमीयत तलबा थी, इसने सड़कों पर निकलकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। इनके प्रोटेस्ट के अंदर जो ओपोजिशन पार्टीज़ थी वो भी शामिल हो गई, तो प्रोटेस्ट बहुत तेज़ हो गए, सवेर हो गए। इन प्रोटेस्ट को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, बट ये कंट्रोल ना हुए और ये प्रोटेस्ट जो हैं वो पंजाब और फिर जो NWFP था, जो मौजूदा KPK है, यहाँ तक ये फैल गई इन 2 प्रोविंसेस के अंदर। फिर असम्बली के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में ही के दौरान ही असम्बली के अंदर एक बिल पेश होता है जिसमें जो मुस्लिम है, मुस्लिम्स जो हैं उनकी डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया गया। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को एक मानता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बर इस्लाम मानता है, ना सिर्फ पैगम्बर इस्लाम बल्कि आखिरी पैगम्बर इस्लाम मानता है, तो वो शख्स मुसलमान डिक्लेयर होगा। अब क्योंकि जो अहमदिया कम्युनिटी है ये अल्लाह को तो एक मानते हैं, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इनको नबी भी मानते हैं, लेकिन आखिरी नबी मानने से इनकार करते हैं। तो इनका ये मानना है कि इसके बाद भी नबी आए हैं, ये फिर आ सकते हैं। तो इस अमेंडमेंट में जो मुस्लिम्स की डेफिनेशन बताएगी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो अहमदिया कम्युनिटी है ये नॉन मुस्लिम डिक्लेयर होगी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो थर्ड अमेंडमेंट हुई, इसके अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन के पीरियड को बढ़ा दिया गया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? अगर मुल्क के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी एक्टिविटी में पकड़ा जाता है या उसके ऊपर शक होता है या उसके ख़िलाफ़ कोई भी केस चल रहा है अदालत में, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर जो है वो गद्दारी का केस चल रहा है या फिर उसके ऊपर केस चल रहा है किसी भी बैरूनी ताकत के लिए जासूसी का, तो उसका अदालत में केस चलेगा और उसके ऊपर वो गुनाह जो है वो साबित होगा या फिर वो इनोसेंट डिक्लेयर होगा, तब तक उसको अरेस्ट में रखा जाएगा, नज़रबंद रखा जाएगा। इस पीरियड को बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन उस पर्सन की। या फिर कोई भी और शख्स जो है वो सोसाइटी के लिए किसी भी ख़तरे का बायस बन सकता है, जब तक के अदालत में उसका केस चलकर उसके ऊपर वो गुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक उसको जो है वो नज़रबंद रखा जाएगा, ताकि ये किसी भी किस्म का मुल्क के ख़िलाफ़ ये सोसाइटी के अंदर किसी भी नुकसान का बायस न बने। और इस थर्ड अमेंडमेंट में आर्टिकल 10, आर्टिकल 232 अमेंड किए गए और ये पास होती है 14 फरवरी 1975 में। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फोर्थ अमेंडमेंट हुई, इसमें हाई कोर्ट से ये अख्तियार ले लिया गया कि वो किसी भी ऐसे पर्सन को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की पीरियड में उसको बेल दे सकें। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई पर्सन है, पीरियड में मौजूद है,
वो हाउस अरेस्ट में है तो उसको हाई कोर्ट्स बेल नहीं दे सकती। अब ये जो फोर्थ अमेंडमेंट है ये थर्ड अमेंडमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी कि उसके पर्पस को कंप्लीट करती है। थर्ड अमेंडमेंट में ये था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के पीरियड को बढ़ा दिया। अब अगर पीरियड उन्होंने बढ़ा दिया लेकिन अगर हाई कोर्ट जो है वो उस पर्सन को बेल दे देती है, वो पर्सन अपनी बेल मंजूर करवा लेता है हाई कोर्ट से, तो फिर थर्ड अमेंडमेंट में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड बढ़ाया गया है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो लिहाजा फोर्थ अमेंडमेंट जो है इसके अंदर आर्टिकल 8, 17, 19 to 73 वगैरह अमेंड किए गए, जिससे हाई कोर्ट से ये इख्तियार ले लिया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में मौजूद कोई भी पर्सन जो है उसको हाई कोर्ट बेल नहीं दे सकती। फोर्थ अमेंडमेंट के अंदर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के अंदर, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली जो थी इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए सीट्स बढ़ा दी गई। नेशनल असम्बली में 6 मज़ीद सीट्स ऐड की गई माइनॉरिटीज़ के लिए। पंजाब असम्बली में पहले माइनॉरिटीज़ की सीट्स 3 थी और ये बढ़ाकर 5 कर दी गई। अब ये थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली 4 अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम ऑलमोस्ट 10 to 12 तक पहुंच जाएंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे और फिर अगले 1-2 सेशंस के अंदर हम अमेंडमेंट्स को कंप्लीट करके फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को करंट शेप में जो मौजूद है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ।